एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि देश में अमृतकाल चल रहा है। ये कहानी कढ़ी जा रही है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन इस देश में अमृतकाल का ही समय है कि जब देश के केंद्रीय मंत्री का घर भी सुरक्षित नहीं रहा और देश की सेवा करने वाले पूर्व फौजी की पत्नी भी सुरक्षित नहीं रह पाई और किसानों का आंदोलन भी इसी अमृतकाल में देखा गया। और देश की बेटियां जो हमारे देश के लिए सोना लाती है, उसकी भी आंदोलन को इस अमृतकाल में ही देखा गया। तो इस अमृतकाल की एक लंबी कहानी है। कहा तो जा रहा है देश में अमृतकाल चल रहा है, और मणिपुर को देखे तो क्या हम कह सकते हैं कि देश में अमृतकाल चल रहा है? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए तो आप स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि देश में अमृतकाल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो सवाल है कि क्या अमृतकाल चल रहा है? ये भी एक जुमला है। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पे अलग अलग चर्चाएं चल रही है। तो सवाल है कि इस बीच में देश के जो गृह मंत्री हैं, देश के जो मंत्री हैं, उसका घर भी सुरक्षित नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मणिपुर को। जब केंद्रीय मंत्री का घर जो अति संवेदनशील हो जाता है और उसकी सुरक्षाएं बड़ी बढ़ चढ़ कर रखी जाती है, तो क्या ऐसी बात था कि सैकड़ों केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी उनके घरों में आग लगा दी गई? और जो बात केंद्रीय मंत्री कहते चले गए, उसको अगर गौर करें तो स्पष्ट देखा जा सकता है कि मणिपुर में सब कुछ सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। और इस बीच में देश के कारगिल युद्ध में युद्ध करने वाले पूर्व सैनिक की आंखों में जब आंसू आ जाए, और उनकी आंसू आने का जो कारण है वो उनकी पत्नी की सुरक्षा न करने की जो बातें हैं, वो तो दिल को एकदम आत्मा और दिल को झकोर देने वाली है। और जब जिसने भी इसको सुना और जिसने भी इस वीडियो को देखा, उसकी आंखें नम तो जरूर हो गई। तो वो कह रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग उनकी पत्नी को नग्न करके घुमा रहा था और उनको हर वो काम करने के लिए मजबूर किया गया जो वो करना नहीं चाहती थी। ये सब कुछ अमृतकाल में ही तो नजर आया। तो सवाल है कि उस फौजी का दर्द को सुनेगा कौन? और इसकी सुनवाई के बाद 77 दिन के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी की जो बातें सामने आई, उसमें भी जब राजनीति झलकने लगी, तो देश के लिए सेवा करेगा कौन? ऐसे फौजियों का कौन सुनेगा? किस केंद्रीय मंत्री का घर सुरक्षित रहे या न रहे, इसको कौन सुनिश्चित करेगा? ये सारी कवायदें उस वक्त में भी करी गई। और जब देश की बेटी, जो हम लोगों के लिए देश की आन बान और शान थी, और जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, जब वो महीनों महीनों जब दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हो और वो अपनी मांग के लिए अड़े रहे और उसका सुनने वाला कोई नहीं रहे, तो कैसे कहें कि देश में अमृतकाल चल रहा है? और किसान आंदोलन को याद कीजिए, तो 1 साल करीब किसान आंदोलन ने अपनी बातें रखने के लिए जब दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हो गए और पूरी व्यवस्था के साथ जमा हुए, और उनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, और अंतिम समय में सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। उसके बाद सरकार ने इस बिल को वापस लिया। तो अमृतकाल कैसे है, ये तो समझ से परे आप देख ही सकते हैं। तो सवाल इसके इतर भी है। तो इस सब सवालों के बीच में ये सवाल उठाएगा तो कौन उठाएगा? क्योंकि गोदी मीडिया की जो बात हो रही है, तो गोदी मीडिया इसको तो बिल्कुल नहीं दिखाएगी। अब सुबह से शाम तक और शाम से रात तक अगर गोदी मीडिया को गौर से देखें, तो स्पष्ट तौर से आपको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बखान करते हुए आपको दिख जाएगी। तो सवाल है, जो बातें कही जा रही है उसको दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? जब देश में दिल को हिला देने वाली, देश को हिला देने वाली, आत्मा को झकोरने वाली जो घटनाएं थे, उस पर डिबेट क्यों नहीं हो पाया? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी बीच एनआई के जो रिपोर्ट आई, यानी जो ट्वीट आई, एक एजेंसी से, एक विश्वसनीय एजेंसी एनआई ने जब ट्वीट कर दिया और उसके ट्वीट के बाद जो रीट्वीट हो गया, तो क्या इसको कहा जा सकता है कि देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? और क्या एनआई भी अब गोदी मीडिया में शामिल हो गई है? मैं बात कर रहा हूं उसका उस ट्वीट पे जिन्होंने मणिपुर के जो वायरल वीडियो पर जिस व्यक्ति का नाम को ट्वीट किया, अब्दुल हिलीम का नाम, 38 वर्षीय, और 9:27 में संभव है कि उन्होंने इस ट्वीट को किया, और 1 घंटा लग गए उसको इसमें रिवाइज करने में। और 1 घंटा के बाद जब उन्होंने फिर दोबारा
माफी मांगते हुए कहा कि जिस जो बात है वो भ्रम फैलाने वाला है और मुझे पढ़ने में तकलीफ हो गई, मतलब मिस्टेक हो गई। तो सवाल है कि जो मणिपुर पुलिस का जो रिपोर्ट था उसको पढ़ने में क्या एनआईए भूल कर गई? ये बात लोगों के जहन में साफ तौर से देखा जा सकता है। तो क्या एनआईए का ये अब्दुल हलीम का जो बातें लाना क्या एक संयोग था कि प्रयोग था? क्या सारे लोग क्या इसी गोदी मीडिया में शामिल होते चले जा रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मणिपुर पे बात करिए तो मणिपुर में सैकड़ों प्रत्येक दिन एफआईआर हो रहा है और विगत 2 महीने के अंदर में करीब 5,960 एफआईआर तो हो ही गया और जीरो एफआईआर की बात करें तो 1700 कुछ 60 की 65 उसमें भी एफआईआर हो गए और बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का पीड़ित और उत्पीड़न के मामले इस पे दर्ज किए गए हैं। तो सवाल है कि क्या पूरी विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है या समाप्त हो गई है? बात डबल इंजन की भी चल रही थी। तो सवाल है कि इस वक्त तो मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है और एक इंजन में भयानक आग तो लगी हुई है और इस इंजन की आग को बुझाने में दूसरा इंजन नाकामयाब क्यों हो रहा है, जबकि पूरी शक्ति और 56 इंची की सरकार बैठी हुई है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास सेना का ताकत है, उसके पास एजेंसियों का सारे चीजों का व्यवस्थाएं मौजूद है। बावजूद क्या ऐसी बात और कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो आग बुझ नहीं रही है? जब लोगों के विचारों में जब नफरत का बीज फैल जाता है तो फिर इसको कौन रोकेगा? यह भी एक प्रश्न चलते चले जा रहा है। और बीरेंद्र सिंह जो एक कभी बड़ी नामी ग्रामी फुटबॉलर था, क्या वो मणिपुर को फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया है? यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आन खड़ी है कि जो 2.5 महीने से वहां मणिपुर जल रहा है, करा रहा है और तकलीफ में है, तो उसके बावजूद भी बीरेंद्र सिंह को बदलने की हिम्मत 56 इंची सरकार को तो बिल्कुल नहीं। और याद कीजिए जब बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा देने के बाद जो नौटंकी की, मैं नौटंकी इसलिए भी किए क्योंकि उनकी इस इस्तीफे की जानकारी लोगों को पहुंचाई गई, बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी और उनके इस्तीफे को लिया गया। बड़ा दिलचस्प वाक्य है। मुख्यमंत्री का तो इतनी ज्यादा सुरक्षा रहता है तो फिर उनके हाथ से इस्तीफा इस महिला ने लिया और इस्तीफा फाड़ा तो कैसे फाड़ा? काश उस टुकड़े को बनने से पहले इस्तीफा सौंप दिया जाता तो शायद मणिपुर में कुछ तब्दीली हो सकता था। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि मणिपुर को कराहता हुआ तकलीफ में घायल अवस्था में छोड़ देना ही ये सरकार की नीति बन गई है? ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठक के साथ वहां जाना चाहते हैं, यानी अपनी टीम के साथ मुआयना करना जाना चाहता है, तो इसको रोकने में क्या आपत्ति है? बात एक और दिलचस्प अमृतकाल में ये चल रहा है कि जब भी बात विपक्ष के लोग किसी मामले को उठाते हैं तो बड़ा सत्ता पक्ष के लोग बड़ा दिलचस्प एक बात कहता है कि इसमें राजनीति करना सही नहीं है। तो सवाल है कि जब मणिपुर जले, महिलाओं का इज्जत तार-तार हो, तो केंद्रीय मंत्री के घर सुरक्षित नहीं रहे, देश की फौजियों की पत्नियों की सुरक्षा आबरू सुरक्षित नहीं रहे, तो विपक्ष तो बोलेगा ही। तो इस बात में बड़ा दिलचस्प है कि इस बात पर राजनीति नहीं करना चाहिए। तो क्या सत्ता पक्ष तय करेगा कि विपक्ष को किस पर राजनीति करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए? क्या यह भी सत्ता पक्ष से तैयार किया जाएगा? तो बड़ा मदमस्त है, क्योंकि 9 साल ठसक के साथ जिस तरह सत्ता को चलाने की कवायदें की गई और अंतिम समय में जो परेशानी सरकार के पास आ रही है वो स्पष्ट तौर से इसलिए भी देखा जा सकता है कि सारी बातें अब हवाई साबित हो गई। तो क्या 56 इंची की सरकार जो चुटकी भर में एक झटके से धारा 370 खत्म कर दी और एक झटके में सर्जिकल स्ट्राइक तक कर गए, अंतिम समय में कौन सी ऐसी परिस्थिति में खड़ा हुई कि बीरेंद्र सिंह सरकार से इस्तीफा लेने की हिम्मत तक जुगाड़ नहीं कर पा रही है? और तो और जब वो कोई मैसेज दे रहे हैं किसी लोगों को, खास लोगों को, तो वो मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, मैं 3 महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए मैं चलूं कि ये स्थिति सरकार की कौन सी खड़ी हुई है। ये सारा कुछ अमृतकाल में ही हो रहा है। बात हो रहा है चंद्रबाबू नायडू का, एक समय में एनडीए के संयोजक और अटल जी की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंद्रबाबू नायडू का नाम तो याद होगा। और इस समय में जब 38 दलों की कवायद चलाया गया तो उस वक्त में जो बातें रखी गई
उसमें चंद्रबाबू नायडू को मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया और उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अकाली दल के भी महत्वपूर्ण जो घटक दल के जो नेता हुआ करते थे कभी, उनको भी मंत्रिमंडल का सपना दिखाया गया, उन्होंने भी इनकार करने की बात सामने ला रहे हैं। और बात जयंत चौधरी को है। कभी जयंत चौधरी के पास रहने वाले आज जयंत चौधरी को लालच तो दिए, लेकिन जयंत चौधरी भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज कौन सा ऐसा परिस्थिति खड़ी हो गई है कि जब उनको केंद्रीय मंत्री का लालच देना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी लोग उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो समीक्षा करिएगा तो स्पष्ट होगा, क्योंकि 9 साल तो ठसक के साथ सत्ता चलाए, किसी की नहीं सुनी। अगर कोई सरकार में किसी का चलती थी तो एक नरेंद्र मोदी चूंकि प्रधानमंत्री है और एक अमित शाह क्योंकि वो गृह मंत्री है, और बाकी लोग तो सिर्फ उनके साथ में उनके इशारों पे चलता हुआ चला जा रहा था। और कभी इसका प्रयास तक नहीं किया गया कि जिस बात को लेकर अकाली दल उसके साथ अलग हो गई तो उससे बात संवाद कायम करे, उससे लाया। लेकिन अंतिम समय में जब लगातार सत्ता हाथ से चली जा रही है राज्य दर राज्य, तो ये सवाल खड़ा होते चली जा रही है कि अब तो वो बात है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया। इसी बात को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मणिपुर है उसको शांत करना निहायत जरूरी है। भारत का मिजाज है शांति, स्वभाव, खुशहाली, इसी की कामना जो है हम लोग भी करते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि यथाशीघ्र हो ये मणिपुर में उसकी शांति व्यवस्था, उसके अमन चैन को कायम करने की कोशिश करें। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने हमारे न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।